और उस टाइम पे अक्सर जो लोग जो शुरू में फॉलो नहीं कर रहे होते पीएसएल सीजन को, उनको मुश्किल होती है, उनको समझ नहीं आती कि भाई कि इसमें कैप्टन कौन है, इसमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स कौन से हैं, इसमें फॉरेन प्लेयर्स कौन से हैं, इसमें इसके एम्बेसडर्स कौन है, इसके कोच कौन है। तो जहाँ तक आपने इस्लामाबाद की टीम की बात की है, तो इस्लामाबाद की टीम के मुझे हालात पतले लग रहे हैं। कामरान अकमल बहुत उनके पिवटल रोल अदा करते हैं उनकी ओपनिंग में, और जिस दिन वो चल जाएं तो वो बहुत धुआंधार उनकी बैटिंग होती है। जो क्वेटा के बारे में आपने पूछा, वो क्वेटा को असल में हम कहते हैं स्ट्रीट फाइटर्स। जो मुल्तान की टीम इटसेल्फ है, मैं उसे कहूंगा कि वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है एक्सपीरियंस का, और एक्सपीरियंस के साथ साथ एग्रेशन है कि अगर आप एक चीज में एक नाम से लाहौर की टीम को कहेंगे तो वो बैड लक, अगर उसकी लाहौर की टीम का दूसरा नाम लें तो वो बैड लक है। और बहुत सारे ऐसे मैचेस वो ऐसे पॉइंट्स के ऊपर हारे हैं पीएसएल हिस्ट्री में, जहाँ पे कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वो हार जाएंगे। अच्छी की टीम, आप उसको अगर कहें, इसको एक वन लाइनर में अगर आप अपने इसका मवाजना करें तो वो समझ लें एक ऑलराउंडर पावर हाउस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल सीजन 6 स्टार्ट हो रहा है, और पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज भी जो है वो पीएसएल को बहुत ज़्यादा उसको देखते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा पज़राई मिलती है, बजाय कि जो दूसरे टेस्ट मैचेस या वनडे मैचेस होते हैं या इवन टी20 मैचेस भी होते हैं। पीएसएल का सीजन शुरू होता है तो ज़रा सा फिर भी जो है वो टेम्पो बनने में टाइम लगता है, लेकिन मिडल में जाके और जब सेमीफाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में जाके इसमें जो है वो काफी इसकी ऑडियंस गेन कर लेता है। और उस टाइम पे अक्सर जो लोग जो शुरू में फॉलो नहीं कर रहे होते पीएसएल सीजन को, उनको मुश्किल होती है, उनको समझ नहीं आती कि भाई कि इसमें कैप्टन कौन है, इसमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स कौन से हैं, इसमें फॉरेन प्लेयर्स कौन से हैं, इसमें इसके एम्बेसडर्स कौन है, इसके कोच कौन है। तो मेरे साथ दो क्रिकेट क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं। एक मेरे साथ हैं अब्दुल मुत्ताज जर्मनी से, और दूसरा अरसलान सिद्दीकी लंदन से। ये दोनों जो हैं पिछले 6 साल से जो है, सॉरी पिछले 5 साल से है पीएसएल सीजन को फॉलो करते हैं, हर मैचेस को देखते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा पीएसएल को फॉलो नहीं करता, सवाए कि मैंने आज की शर्ट पहन ली है। तो मैंने सोचा कि मैं इनसे बात करूं, और इनसे जो है हम एक इस जो छोटी सी वीडियो में जो है वो ये देख सकें कि इस टीम के बारे में, हर एक जो हमारी जो 6 टीमें इसके बारे में ओवरव्यू ले सकें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मुताल का और इस्लाम सदीकी का। मुताल, जस्ट कम टू द पॉइंट, आप बताएंगे कि इस्लामाबाद की टीम के हवाले से आपके पास क्या फैक्ट्स हैं? हाँ जी, शुक्रिया बिलाल। पीएसएल का मौसम शुरू हो गया है और आज दूसरा दिन है, मैचेस चल रहे हैं, तो एक तरह से मेला चल पड़ा है। लेकिन ओवरऑल एक तरह से ये मज़े की बात नहीं है, क्योंकि 30% ग्राउंड्स को सिर्फ ऑक्यूपाई कर सकते हैं कोरोना की सिचुएशन में। लेकिन जहाँ तक आपने इस्लामाबाद की टीम की बात की है, तो इस्लामाबाद की टीम के मुझे हालात पतले लग रहे हैं इस बारी, क्योंकि अगर आप उसकी टीम्स के नाम और उसके अंदर देखें तो कोई इम्पैक्ट प्लेयर्स मुझे इतने नज़र नहीं आ रहे। और जब मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो पता ही चला कि लोग भी इस्लामाबाद की टीम को इस बार इतना रेट नहीं कर रहे। कैप्टन उसके शादाब खान होंगे। अगर आप थोड़ा सा टीम को नज़र दौड़ाएं तो लगता ही है कि ये ऑलराउंडर्स की टीम है। इस टीम में ज़्यादा ऑलराउंडर्स हैं, और जो एक तरह से अच्छा भी होता है, लेकिन डिपेंडेबल नहीं हो सकता टी20 की गेम में, तो आपको स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स और स्पेशलिस्ट जो बैट्समैन है वो चाहिए होते हैं। तो इस लिहाज से थोड़ा सा टीम जो है वो इनकी मुझे हल्की नज़र आ रही है। कोई प्रॉपर वर्ल्ड क्लास प्लेयर इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप ये देखें कि इसकी जो मैनेजमेंट है उसके अंदर बॉलिंग जो स्पेशलिस्ट है वो रोमान रईस को डाला है, जो कि पिछले साल तक इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेल रहा था, और वो एक यंग लड़का है। तो इससे लग रहा है कि इतनी बड़ी कोचिंग स्टाफ भी खास तौर पे नहीं है। मिडिल ऑर्डर मुझे इसका बहुत वीक लग रहा है, और कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन मुझे उसमें नज़र नहीं आ रहा। कोच के हवाले से जो बात की है, मैंने देखा कि वो जॉन बोथा, जो कि साउथ अफ्रीकन हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोफाइल नहीं है। लेकिन ये है कि ठीक है, सईद अजमल इसके साथ शुरू से ही हैं, जो इसके हेड कोच आप कह लें। लेकिन वो भी ठीक है कि
उस तरह का एक कोचिंग एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। तो ओवरऑल इस्लामाबाद को बहुत एक तरह से टफ टाइम मिलेगा, ख़ास तौर पे लाहौर, कराची जिनकी बहुत पावरफुल टीम है, ज़ल्मी भी, लेकिन ये है कि मुश्किल इनके लिए रहेगी। कॉलिन मनरो इसमें आए हैं और एलेक्स हील्स इंग्लैंड से, कॉलिन मनरो न्यूजीलैंड से। कॉलिन मनरो दोनों बड़े नाम हैं और T20 के लिहाज से बड़े जाने पहचाने हैं, लेकिन प्रॉब्लम दोनों का ये है कि एशियन पिचेस के अंदर दोनों की परफॉर्मेंस, खासतौर पे पाकिस्तान में जहाँ पे टर्न और बाउंस बहुत लो, मतलब एक तरह से लो होता है, उन पे ये उस तरह से एडजस्ट नहीं हो पाते। खास तौर पे कॉलिन मनरो जो कि कराची में थे तो बुरी तरह फेल हुए वहाँ पे, अब वो इस्लामाबाद में आ गए हैं। लेकिन ये है कि ये दोनों एक मेरे लिहाज से बड़े नाम हैं और इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। उसके अलावा मैं जो देख रहा हूँ कि इस टीम में अगर कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ है वो फ़हीम अशरफ है, जिनकी रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छी है और इस बुनियाद के ऊपर वो इसमें एक तरह से इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी न्यूजीलैंड के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर अभी पाकिस्तान के अंदर जो टेस्ट और T20s दोनों थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके अंदर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो हम उनसे रिगार्ड ये कर सकते हैं कि वो इस टीम को आगे लेके चलेंगे। फिर एक और जो इंक्लूजन हुई है वो है हसन अली की। अगेन हसन अली का पिछला पूरा सीजन पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त गया, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसकी बुनियाद पे उन्हें भी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के अंदर वापस बुलाया गया। और अगेन इसमें यही बात है कि पिछले पूरे साल के इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स को छोड़ के जो रीसेंट परफॉर्मेंस है वो इन दोनों प्लेयर्स की बहुत ज़बरदस्त है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये PSL के अंदर एक तरह से इनके ट्रम्प कार्ड होंगे। फिर उसके बाद अगर आप इनके कोचिंग एम्बेसडर्स के ऊपर आ जाएं तो उसमें मैं देखा था कि मोमिना मुस्तहसन और फवाद 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 अहमद को जो है वो इसमें डाला गया है। ये भी एक चले अच्छा है इंक्लूजन इसके अंदर। तो ओवरऑल देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है। ये थोड़ा सा मेरा फीडबैक था इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में। बहुत शुक्रिया मुताल। अब मैं चलता हूँ अरसलान के पास। अरसलान, आप बताएंगे कि पेशावर ज़ल्मी कैसी टीम है? पेशावर ज़ल्मी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्म करती आई है पास्ट में, और मैं तो कहूंगा कि मतलब हाईलाइट है टूर्नामेंट की। जिस तरह के प्लेयर्स वो प्रोड्यूस करते हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज होती हैं। कामरान अकमल बहुत उनके पिवटल रोल अदा करते हैं उनकी ओपनिंग में, और जिस दिन वो चल जाएं तो वो बहुत धुआंधार उनकी बैटिंग होती है और वो मैच को ले जाते हैं। तो इस तरह के परफॉर्मर्स हैं पेशावर ज़ल्मी में, जो कि मैच विनिंग जिसे आप कह सकते हैं। और अब जो उनके पास इंक्लूजन हुआ है स्क्वाड में, जैसे कि डेविड मिलर आए हैं, बहुत बड़े इम्पैक्ट प्लेयर हैं डेविड मिलर। जैसे कि आखिरी मैच में आपने देखा भी साउथ अफ्रीका के कि वो क्लीन हिटिंग करते हैं, और मतलब ये कि वो कोई कसर छोड़ते नहीं है जब वो छक्का मारते हैं। तो डेविड मिलर है, फिर हैदर अली है हमारे अपने प्लेयर्स में, जिन्होंने अपना गेम काफी इम्प्रूव किया है। अगर आपको याद हो कि पहले जब वो आए थे इंटरनेशनल सर्किट में तो काफी एतराज था कि वो विकेट की एक ही तरफ खेल रहे हैं और ऑफ साइड के उनके इतने शॉट्स नहीं है। लेकिन मैंने जो नोटिस किया, जो बाद में उनकी इनिंग्स देखी है, कि ही हैज इम्प्रूव्ड और वो अब विकेट की दोनों तरफ खेलने की कोशिश करते हैं और शॉट सिलेक्शन उनकी अब बेहतर और बढ़ती जा रही है। तो ये तो बात हो गई प्लेयर्स की जो तेज खेल सकते हैं। फिर बैटिंग बैलेंस भी उनके पास अच्छा है। इमामुल हक है जो वनडे में काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और वनडे प्लेयर हैं, और वनडे में आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन के साथ, थोड़ा स्ट्राइक रोटेशन के साथ चलना पड़ता है। तो इमाम वो वाला फैक्टर इसमें टीम में लेके आ रहे हैं कि वो बॉल रोटेशन और एक एक एंड संभालने वाला वो कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं। फिर रवि बुपारा है लोअर इन दी ऑर्डर, काफी अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं इंग्लैंड के लिए भी और कराची के लिए भी, और मतलब कि अच्छे इम्पैक्ट प्लेयर हैं T20 के फ्रेंचाइज के, काफी एक्सपीरियंस बैट्समैन ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो वो बहुत अच्छा फिनिशिंग फैक्टर है इनकी बैटिंग लाइनअप में, अगर बुपारा नीचे आ रहे होंगे टू बी अ गुड फिनिशर। फिर उसके बाद और वहाब रियाज है बॉलिंग में, जो द पेस
जो बहुत ज़रूरी है T20 में बैट्समैन को थोड़ा सा बैफल करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से हिटिंग हो रही होती है और जिस तरह से बैट्समैन जिस फ्रेम ऑफ माइंड में आता है, उसकी टाइमिंग और उसको ऑफ गार्ड करने के लिए पेस बहुत ज़रूरी होती है। तो वहाब रियाज है, लीड भी कर रहे हैं टीम को, और हमेशा से एक बॉलर अगर कैप्टन होता है टीम का तो वो थोड़ा उसका इम्पैक्ट थोड़ा डिफरेंट टाइप का, उसकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है एज अ बैट्समैन, जो मैंने नोटिस किया है। बहरहाल लेकिन एज अ कैप्टन और एज अ लीडिंग द बॉलिंग अटैक ऑफ पेशावर ज़ल्मी, वो वहाब रियाज उसको लीड कर रहे हैं। फिर उनके पास स्पिन में मुजीबुर रहमान है, जो बहुत बहुत एक्सपीरियंस्ड और अपने आप को बहुत मनवाया है उन्होंने T20 क्रिकेट में। और T20 क्रिकेट में अपने आप को मनवाने के लिए एज अ स्पिनर यू हैव टू बी वेरी गुड, बिकॉज पोलार्ड्स एंड पूरन्स, दीज आर द लाइक जो बॉल को पढ़ने ही नहीं देते। नीचे स्पिन होना तो बात की बात होती है, वो हवा से ही हवा में पहुंचा देते हैं बॉल को वापस। ये पहुंच चुका है मामला T20 में आजकल। तो अगर आप स्पिनर होते हुए अपने आप को मनवा रहे हैं T20 में इतने क्लीन हिटर्स होने के बावजूद, तो इसका मतलब कि यू आर वेरी गुड इन दैट। जो इनके साथ कोचिंग में डैरेन सैमी है, वो इस यूनिट को लेके बहुत अरसे तक एज अ कैप्टन चलते रहे हैं। और डैरेन सैमी की जिस तरह से पीएसएल के साथ एसोसिएशन है, और पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के क्राउड और पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जिस तरह का उनका एक रिश्ता है, वो बड़ा मोहब्बत का और प्यार का रिश्ता है। तो यकीनन उनका भी एक इम्पैक्ट होगा as a coach, because being a player you know what you have done in the field and how you have communicated with that team. तो जब आपने वो आपका एक कम्युनिकेशन एक बना हुआ हो एक चैनल, और उसके बाद फिर आपको कोचिंग के लिए भी कहा जाए और लड़के भी आपके साथ रिलैक्स हों, खेले भी हों, आप उनकी नेचर से भी वाकिफ हों, तो ऑब्वियसली वो चीज़ हेल्प करती है। हमने फुटबॉल में भी देखा है, रियल मैड्रिड में जिडान डिड द वंडर्स व्हेन ही became a coach for Real Madrid. So hopefully ये पे ऑफ करेगा पेशावर को, being their most effective and most impact player becoming their coach obviously would help. डैरेन सैमी का कोचिंग का मेरा नहीं ख्याल कि बैकग्राउंड इतना कोई तजुर्बा उनको रहा है, मगर यहाँ पे जिस तरह का माहौल है और जिस तरह का वो कैंप है इटसेल्फ, आई थिंक उसमें तजुर्बा इतना मैटर नहीं करता ज़्यादा। जो मैटर कर रहा है वो लोगों का आपस में रिलेशन, कम्युनिकेशन, और हाउ डू यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर टीम। तो आई थिंक डैरेन सैमी वुड बी एबल टू डू दैट। अब आगे बात हुई उसकी इनके ब्रांड एम्बेसडर्स की, तो हमजा अली अब्बासी रहे हैं हमेशा से ही पेशावर ज़ल्मी के साथ। और अब ये कहा जा रहा है कि मायरा खान भी पेशावर ज़ल्मी की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और फिर वो एक खातून, वो जो टर्किश ड्रामे की हैं, मुझे असल में वैसा प्रॉब्लम है, मैं 11 लोगों के अलावा ज्यादा इधर उधर देखता नहीं हूँ, तो मुझे नाम वगैरह नहीं याद रहते। वो आप अगर बिलाल साहब मेरी हेल्प करें, मुझे टर्किश इर्जा बिल्जिक जो है अर्तुगरुल ड्रामे की जो है जी अर्तुगरुल ड्रामे की वो जो है, वो उनकी भी काफी फॉलोइंग है पाकिस्तान में, तो वो भी इनकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अम, यकीनन ये ब्रांड कैरी करने के हिसाब से भी मायरा खान एक बहुत बड़ा नाम है। और फिर ओनर जो है वो टीम के जावेद आफरीदी साहब, उनका भी एक खास रिलेशन है पेशावर और जनरल क्रिकेट शायकीन के साथ, और क्रिकेट फ्रेटर्निटी में उनकी एक अच्छी उनकी एक कंट्रीब्यूशन रही है हमेशा से। और हमेशा जो है वो काफ़ी इनकरेज करते हैं, नए प्लेयर्स को भी इनकरेज करते हैं इन्वॉल्वमेंट और क्रिकेट की बेहतरी के लिए। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी विल गिव अ गुड फाइट इन दिस ठीक पीएसएल। है। मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू। के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी विल गिव अ गुड फाइट इन दिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। और मैं अब चलता हूँ जर्मनी वापस मुताल के पास। और मुताल, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम कैसी है आपके ख्याल में? जी बिलाल, जो क्वेटा के बारे में आपने पूछा, वो क्वेटा को असल में हम कहते हैं स्ट्रीट फाइटर्स जो टीम जानी जाती है। तो ये हमेशा यंग लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं ज़्यादातर, और यंग ब्लड फ्रॉम पाकिस्तान। तो अभी भी आप इनकी जो फास्ट लाइन बॉलिंग अटैक देखें, उसमें हसनैन शामिल है, नसीम शाह शामिल हैं,
दो के पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पेस इतनी इफेक्टिव इस लिहाज से नहीं होती अगर आपको रिवर्स स्विंग और अच्छी बॉलिंग डेथ के अंदर ना करनी आती हो, लेकिन ये दोनों बॉलर्स रखे इन्होंने इसीलिए कि ये डेथ में अच्छी बॉलिंग करेंगे। तो दोनों को इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका मिल चुका है, तो उस लिहाज से अभी अपना मनवा नहीं सके। दोनों यंग बहुत हैं, फिटनेस के भी प्रॉब्लम्स रहे हैं दोनों को, क्योंकि बहुत अर्ली एज के अंदर 5 डे की क्रिकेट न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में खिलाना और एक्सपेक्ट करना कि वो 20-25 ओवर करें और बड़ी सी उसमें अच्छी बॉलिंग भी करें, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन छोटे फॉर्मेट में ये चीज़ें चल जाती हैं, 4 ओवर करने होते हैं, इसमें जान लगाते हैं, तो इन दो प्लेयर्स के ऊपर ये डिपेंड करेंगे। दूसरी जो बड़ी अनाउंसमेंट है या बड़ी इंक्लूजन है वो क्रिस गेल की है। क्रिस गेल ने पीएसएल के पहले 2 सीजन खेले थे, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुए थे और उसमें तकरीबन उनकी जो एवरेज थी वो 18 के करीब थी, और इसलिए उसके बाद वो नहीं रहे इसमें, लेकिन अब दोबारा वापस आए हैं। कल का मैच भी उन्होंने खेला, लेकिन ये है कि शुरू में उनका जो स्टाइल है उससे वो खेले, लेकिन बाद में प्रॉब्लम ये हुआ कि जब वो आउट हो जाते हैं तो फिर क्वेटा जो है वो एक तरह से लंबा स्कोर नहीं कर पाई कल के मैच में। तो एक्सपेक्टेशन और बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी रहेगी क्रिस गेल की परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि वो वन मैन शो है, जिस दिन वो चलेंगे तो क्वेटा 200 बना लेगा, अगर वो नहीं चलेंगे तो शायद उनके लिए मुश्किल हो लंबा स्कोर करना। और हिस्टोरिकली मैंने देखा है उनकी जो मैचेस हैं उनके स्कोर्स कम रहते हैं, इसलिए ये भी एक स्टार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ थी। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेरे ख्याल से क्वेटा के अंदर सरफराज की परफॉर्मेंस होगी। सरफराज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं। समहाउ जब वो पाकिस्तान की टीम से निकले थे तब भी उनकी परफॉर्मेंस एज अ कीपर और एज अ बैट्समैन इतनी अच्छी नहीं रही थी, और अब तो उनको वैसे भी बहुत टफ चैलेंज मिल गया है, क्योंकि रिजवान जो है वो रिजवान ने उनकी नींद हराम कर दी है, क्योंकि अब वो उनकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी है वो बड़ी मुश्किल नजर आती है, क्योंकि रिजवान जिस फॉर्म में है वो मुश्किल ही है कि वो उसको छोड़ेंगे। और सरफराज की अपनी जो परफॉर्मेंस है पीएसएल के अंदर भी वो भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो इसलिए उसके ऊपर उनके ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी, और मेरे ख्याल से उनका इस पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस देना बहुत ज़रूरी है, एज अ मतलब मेन प्लेयर भी। और कैप्टन के अगर आप देखें मोइन जो सॉरी इनके जो कोच हैं वो मोइन खान कब से इनके साथ जुड़े हुए हैं, आजम खान जो हैं उसके साथ भी बहुत रिलाई कर रहे हैं, शुरू से उसके साथ जुड़े हुए हैं कोटा ग्लैडिएटर्स के साथ, और उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करते हैं, वो यंग टैलेंट है कि उनको वो मैचेस जितवाएगा। और जो बेस्ट इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो 2019 में थी, जब वो चैंपियन बने थे, तो अब इनसे ड्यू है कि ये इस बारी कुछ करके दिखाएं। लेकिन मेरे ख्याल से अगेन द प्रॉब्लम इज कि इनको मिडल ऑर्डर के अंदर बहुत स्टेबिलिटी चाहिए, और वो स्टेबिलिटी सरफराज और इस तरह की प्लेयर्स ला सकते हैं। बहुत शुरू से इनके साथ जो चल रहे हैं वो एक और प्लेयर हैं जो मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर और जो हमारे बैटर भी हैं, वो भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी हैं, लेकिन ये कि उनकी भी एज अ ऑफ स्पिनर वो बड़ी उसके अंदर जो है वो परफॉर्मेंस रह सकती है। मोहम्मद नवाज, सॉरी मैं नाम भूल गया था, नवाज पाकिस्तान का हिस्सा भी हैं, तो उसके ऊपर। और ये असल में जो सरफराज है इनकी लाइकिंग इस तरह की प्लेयर्स की ऊपर बहुत ज़्यादा है जो शुरू में रन रोकें और विकेटें लें। पहले 6 ओवर में पाकिस्तान की विकेटों के ऊपर स्पिनर अगर आपके शुरू में 1-2 ऊपर विकेट निकाल दे और रन भी रोक ले तो एक बड़ा टेम्पो जो है वो टूट जाता है बैटर्स का। ओवरऑल मैं कहूँगा बहुत बड़े बड़े नाम नहीं हैं इसके अंदर, जो पिछले सीजन से खेल रहे थे लोग उनको रिटेन कर रहे हैं। क्रिस गेल की इंक्लूजन है, यंग ब्लड के ऊपर रिलाई करेंगे, और स्ट्रीट फाइटर्स हैं, आखिर तक जाते हैं, ये इनकी एक तरह से खसूसियत है। तो आई होप कि इस सीजन में ये थोड़ा सा और बेटर परफॉर्म करें और निकल के सामने आए। बहुत शुक्रिया मुताल। जी अस्सलाम, मैं अब आपके पास आता हूँ लंदन। आप मुझे बताएं कि ये मुल्तान सुल्तान की टीम कैसी है? जो मुल्तान की टीम इटसेल्फ है, मैं उसे कहूँगा कि वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है एक्सपीरियंस का, और एक्सपीरियंस के साथ साथ एग्रेशन।
इन दोनों चीजों का जो है ना वो बहुत अच्छा उसमें वो है, जो एग्रेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल एग्रेशन है। क्रिस लिन उसमें इनके लिए ओपन कर रहे हैं, विंस हैं, लिन की हम उससे वाकिफ हैं, उनके हीरोइक से। जिस तरह से आप उसको कहें कि लास्ट सीजन जो राइज ऑफ कलंदर्स था, वो उसके बड़े इंटेग्रल पार्ट थे। वो ओपन कर रहे थे लाहौर कलंदर्स के लिए, और वो शुरू में ही तरा निकाल देते थे दूसरी टीम का। तो फिर जो बाकी हैं वो फिर जो फॉलो करते थे वो फिर उस पे आइसिंग ऑन द केक होती थी। तो क्रिसलिन इस वजह से काफी इम्पैक्ट प्लेयर हैं, जिस तरह से ओपन करते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं। जेम्स विंस ऑब्वियसली इंग्लैंड के बेंच को इतना मजबूत रखते हैं वो, कि वो बेस्टो और इन लोगों को जो है वो खेलना पड़ता है अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि बेंच पे जेम्स विंस बैठा हुआ है जगह लेने के लिए। जिस तरह से उनकी हिटिंग एबिलिटी और जिस तरह से वो एग्रेसिव गेम खेलते हैं। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस में आप देखें तो इनके पास इमरान ताहिर है, ऑब्वियसली मैच विनिंग, मैच पे जिस तरह उनका इम्पैक्ट होता है, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं रही हैं, जो हमने देखा हुआ है कि जिस तरह से वो उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी जिस तरह की है, और इन इन पिचेस पे आई थिंक विल बी वेरी इफेक्टिव। वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है। वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिकल ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक बॉलर हैं इन माय ओपिनियन। मतलब हालांकि लेग ब्रेक फ्लाइट करता है बॉल को काफ़ी, तो उसकी काफ़ी पिटाई होती है, बट इन टर्म्स ऑफ दैट मैंने कभी देखा नहीं है कि इमरान ताहिर की कोई बहुत पिटाई हुई हो या कोई बिजर्क हो गया हो उनके ऊपर। और मतलब जिस तरह से उनकी इकोनॉमी रेट है और जिस तरह से उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी है। फिर शाहिद आफरीदी है, कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रेशन एंड लेग स्पिन बॉलिंग, विकेट टेकिंग ऑप्शन। तो ये जो है ये भी बहुत इम्पैक्ट प्लेयर हैं, गेम को ले जा सकते हैं। एज आप देखें तो सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी प्लेयर के हैं तो वो शाहिद आफरीदी के हैं। तो मैच को सिंगल हैंडेडली अपनी तरफ कर लेने की एबिलिटी उनमें है, और ही हैज प्रूव्ड दैट। सो वो एक फैक्टर है मुल्तान में जो कि बहुत मैटर करेगा। फिर एक दूसरी चीज मैं वो भूल गया था पेशावर की उसमें, कि वो मुल्तान के स्क्वाड में होते थे इरफान पहले, जो अब पेशावर जल्मी में चले गए। तो वो पेशावर के बॉलिंग अटैक में वहाब और इरफान ये काफी उनके मजबूत रखेगा उनको, उनकी बॉलिंग को, अगर उनकी बैटिंग भी चल जाती। अब इनकी अगर मुल्तान की आगे आप उस पे आए तो इनके पास खुशदिल शाह है, हमारे अच्छे प्लेयर हैं, एग्रेसिव प्लेयर हैं, लेफ्ट हैंडेड नए इमर्जिंग प्लेयर हैं। तो नई यूथ यूथ फैक्टर भी इसमें साथ है एक्सपीरियंस के साथ। फिर शान मसूद हैं, रीसेंट पास में उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी रही है, ही लुक्स लाइक इन टू बी इन अ गुड फॉर्म। फिर इन मिडिल ऑर्डर में इनके पास राइली रूसो है, जो पिछले सीजन में भी एज अ एंकर रोल प्ले करते रहे मुल्तान की बैटिंग लाइनअप में, और एक एंड को उन्होंने घेर के रखा, और काफी मतलब विकेट को बचा के खेलने की उनमें एबिलिटी है। तो वो फैक्टर मिडिल ऑर्डर में मुल्तान को मिलेगा टू हैव अ have a good impact when chasing, और when other early wickets ऊपर गिर जाती हैं, क्रिस लिन या जेम्स विंस का ट्रम्प कार्ड नहीं चलता, तो नीचे राइली रूसो आपके पास उसको कवर करने के लिए हैं, विद मोर स्टेबल एंड मोर स्ट्राइक रोटेटिंग इनिंग बिल्डअप करने में। फिर उसके बाद शोएब मकसूद है। आई डोंट नो, मैंने शान मसूद को शोएब मकसूद से, शान मसूद और शोएब मकसूद की बिल्कुल फॉर्म जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इस वक्त। तो सॉरी, मैं शोएब मकसूद के बारे में कहना चाह रहा था कि वो उनका डोमेस्टिक फॉर्म अभी बहुत अच्छी है, एंड ही यूज्ड टू बी अ वेरी क्लीन हिटर अपने कैरियर के साथ या अपने टैलेंट के साथ। आई थिंक ही डिडंट डू जस्टिस, बट होपफुली देखते हैं अगर वो मुल्तान के लिए क्लिक कर जाते हैं तो वो भी उनके लिए एक एडिट एडिट फैक्टर होगा कि खुशदिल और शोएब मकसूद दोनों अगर अच्छी परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक एडम लिथ हैं, वो भी लोअर ऑर्डर में काफी पिटाई करने की उनकी है एग्रेशन, और बहुत ज्यादा क्लीन हिटर हैं। फिर नीचे जो उन्होंने एक जो साइनिंग की है कार्लोस ब्रैथवेट, वो अपने साथ जो है वो जो वेट लेके आ रहे हैं इस टीम के अंदर, आई थिंक दैट इज ट्रुमेंडस। आप इनकी बॉलिंग की तरफ आ जाए अगर, तो उनके पास शोएबुल्ला है, मीडियम फास्ट बॉलर है,
लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म ऑब्वियसली आपको एक एज देता है। फिर सोहेल खान है जो ऑब्वियसली पेस और कंसिस्टेंसी के हिसाब से T20 में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आए हैं, अच्छा यूज़ करते हैं अपने रन अप का और अपनी वैरायटी का। तो ऑब्वियसली बॉलिंग में वो और एक्सपीरियंस उनके साथ, जैसे कि मुल्तान हर कैटेगरी में एक्सपीरियंस के साथ गया है, तो अब उनके पास सोहेल तनवीर है, बहुत एक्सपीरियंस T20 कंपेनर है, पाकिस्तान भी खेल चुके हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है उनमें, और उसके साथ साथ वो बैटिंग में भी अच्छा क्लोज करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुल्तान को काफ़ी competitive बनाएंगी इस टूर्नामेंट में, और होपफुली जो उनकी गैम्बल है वो पे ऑफ करे, जो वो एक्सपीरियंस और यूथ का एक कॉम्बिनेशन है। उस्मान कादिर की जो परफॉर्मेंस रही उसमें साउथ अफ्रीका की सीरीज में, ऑब्वियसली वो उसको कैरी ऑन करेंगे इसमें लाने के लिए PSL की मुल्तान की टीम में, वो उसको अपने से उस फॉर्म को जरूर लाएंगे कैरी ऑन वहां से। लेकिन बात यही है कि मेरे ख्याल में कोई कंपैरिजन नहीं है इमरान ताहिर का, उस्मान का या शाहिद आफरीदी का। थोड़ी सी यहाँ पे ये बात हो सकती है कि ताहिर को लिया जाए या उस्मान कादिर को लिया जाए, क्योंकि उनकी बैटिंग दोनों की मोर और लेस सिमिलर ही है, और T20 में थोड़ा सा यूटिलिटी प्लेयर जो होता है वो थोड़ा ज्यादा प्रिफर किया जाता है, जो आपको एंड में यार थोड़ा सा बैट भी दे दे, थोड़े से 4 रन भी दे दे जाते जाते। तो इंशाल्लाह ये चीजें जो है वो देख के एक्सपीरियंस और एग्रेशन का मिला जुला पैकेज है मुल्तान सुल्तान। फिर उनके ओनर जो है वो अली तरीन हैं, वो खुद भी यंग हैं, उनकी अप्रोच टुवर्ड्स क्रिकेट आई होप काफी काफी नई तरह की होगी, जिस तरह से नई क्रिकेट बदल रही है उसके साथ हमारे यंग लोग अगर उसमें इन्वॉल्व हैं मॉनेटरी या मैनेजमेंट साइड पे, जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो यंग लोगों का इम्पैक्ट अच्छा होगा। नए नए तर्ज की क्रिकेट के साथ नए दौर के लोगों का इन्फ्लुएंस हो तो वो बेहतर रहती है वो चीज़। और फिर एम्बेसडर्स के हिसाब से जावेद शेख हैं, एक वो मुनीरा है, और एहसन खान है आई थिंक मुल्तान के लिए एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड कैरी करने में भी उनके पास अच्छे अच्छे रेप्यूटेबल स्टार्स हैं। तो होपफुली विल सी अ गुड फाइट फ्रॉम मुल्तान सुल्तान एज वेल। बहुत शुक्रिया अरसलान। अब हमारे पास दो टीमें रह गई हैं, एक लाहौर की और आखिरी है कराची की। तो मैं चलता हूँ वापस जर्मनी मुताल के पास। और मुताल, आप लाहौर की टीम के बारे में बताएं। लाहौर की टीम तो वैसे ही बहुत मशहूर है उनके ऑनर की वजह से, लेकिन फैक्चुअली जो है उस टीम की क्या स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताएं प्लीज। जी, जहाँ तक लाहौर की टीम का ताल्लुक है, क्योंकि बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है पंजाब के हवाले से, और पूरा पंजाब एक तरह से लाहौर को सपोर्ट करता है, तो बहुत बड़ी मीडिया फॉलोइंग है, बड़े बड़े ग्रुप चैनल उसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो इसमें पैसा बड़ा इन्वॉल्व है मेरे ख्याल से इस टीम के अंदर ख़ास तौर पे। दूसरा ये है कि अगर आप एक चीज़ में एक नाम से लाहौर की टीम को कहेंगे तो वो बैड लक, अगर उसकी लाहौर की टीम का दूसरा नाम लें तो वो बैड लक है। और बहुत सारे ऐसे मैचेस वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स के ऊपर हारे हैं PSL हिस्ट्री में, जहाँ पे कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वो हार जाएंगे। तो इसीलिए उनके जो ओनर थे, उनके जो कमेंट्स या उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते थे, वो भी इसलिए बड़े मशहूर रहे हैं। तो लेकिन स्टैटिस्टिक्स की तरफ आते हैं, मेरे ख्याल से बहुत पावरफुल टीम है और वन ऑफ द कंटेंडर्स टू विन द PSL 6 सीजन के। अगर आप टीम की बुनियाद देखें तो अच्छे फास्ट बॉलर्स, अच्छे स्पिनर्स और अच्छे बैटर्स, तीनों का कॉम्बिनेशन है। बैकबोन इस टीम की मेरे ख्याल से जो रहेंगे मिडिल ऑर्डर में, वो हफीज रहेंगे। हफीज की जो लास्ट ईयर रहा है T20 के अंदर, वो फिनोमिनल रहा है। उनकी एवरेजेस वन ऑफ द बेस्ट रही हैं और उन्होंने न्यूजीलैंड में शो किया। और उनको एक पॉइंट भी प्रूव करना है, क्योंकि रिसेंटली उनकी एक तरह से व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर सरफराज के साथ एक लड़ाई भी शुरू हो गई थी। तो अब वो मेरा ख्याल से आगे टारगेट करेंगे कि उन्हें वर्ल्ड कप, क्योंकि एशिया में होना है, तो और वहां पे आपको थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर्स अपनी टीम के अंदर लेके जाने जरूरी हैं।
और शोएब मलिक और हफीज 2 प्लेयर्स ऐसे होंगे जो पीएसएल में अपना लोहा मनवाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह, ताकि वो इस जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है उसकी टीम के अंदर जरूर शामिल हो। हालांकि ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है हफीज को वापस टीम में लाया जाएगा। तो एक हफीज की परफॉर्मेंस भी बड़ी बैकबोन होगी इस टीम के लिए। फिर अगर आप देखें तो इसके अंदर राशिद खान की इंक्लूजन हुई है। राशिद खान दुनिया क्रिकेट में तीसरे 2020 के बड़े बेहतरीन बॉलर हैं, और आज भी अगर आप उनकी स्टेटिस्टिक्स देखें मैच के दौरान तो 4 ओवर में 12 या 13 रन दिए, विकेट नहीं ली। तो इकोनॉमिकल बहुत रहेंगे और विकेट टेकर तो वो है ही हैं, इसलिए बाकी टीमें उनको मोहतात अंदाज में खेलेंगी ताकि उन पे विकेट लूज ना करें। तो ट्रम्प कार्ड होंगे उनके लिए, परफॉर्मेंस देंगे। अगर आप पूरे पीएसएल में नजर दौड़ाएं तो मेरे ख्याल से हर टीम ने 1 या 2 लेग स्पिनर जरूर रखे अपनी टीम में। तो इससे पता चलता है कि इस पीएसएल के अंदर जो पाकिस्तान में हो रहा है इसके अंदर स्पिनर्स की कितनी वैल्यू है। और लेग स्पिनर खासतौर पे हमेशा से हिस्टोरिकली विकेट टेकर ऑप्शन होते हैं, वो रन्स के लिए जाते हैं लेकिन आपको विकेट जरूर निकाल के देते हैं। फिर अगर आगे चलें तो आपके पास एक और बड़ा नाम राइजिंग जो है पाकिस्तान का एक क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी, जो मतलब T20 और वनडेज के अंदर उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है। और मैं एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि सबसे ज्यादा ओवर करने वाला बॉलर बन गया है रिसेंट टाइम्स के अंदर, और लोग ये बात कर रहे हैं कि उसकी जो है वो लोड मैनेजमेंट करनी चाहिए अनलेस कि उसको बड़ी इंजरी हो जाए और वो फिर बैठ जाए 6 महीने के लिए। तो इस पॉइंट के ऊपर भी लोग बात कर रहे हैं कि उसको हर मैच नहीं खिलाना चाहिए और थोड़ी सी उसकी लोड मैनेजमेंट करनी चाहिए। हारिस रऊफ इसके अंदर शामिल हैं, पेस, एक्यूरेसी है, डेथ के अंदर यॉर्कर्स अच्छे करते हैं। और बेंटक को नहीं हम भूल सकते, वो बहुत मशहूर रहे हैं पिछले सीजन में पाकिस्तान में, खासतौर पे अपनी बबल गम के हवाले से भी। और ये उन्होंने मैचेस लाहौर को जितवाए हैं और अकेले खड़े होके उन्होंने कई मैचेस एंड के ऊपर जितवाए हैं। तो ओवरऑल काफ़ी बैलेंस टीम है। नए लड़के भी शामिल किए गए हैं, आगा सलमान काफ़ी अरसे से इनका नाम हम सुन रहे हैं लोकल सर्किट में कि इनको टीम के अंदर लाया जाए, लेकिन पीएसएल एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसके फिर अंदर से आप लोगों को पिक करके ले आते हैं। बाकी इसमें ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं, वीजे हैं, ऑलराउंडर हैं जो काफ़ी अरसे से लाहौर के साथ हैं और बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी देते हैं इनको। समित पटेल है इंग्लैंड से, दो कि वो इंग्लैंड के लिए तो नहीं खेल रहे, लेकिन ये है कि उनकी लाहौर के साथ एसोसिएशन काफ़ी पुरानी है और जब भी लाहौर की टीम मुश्किल में ऊपर से 3-4 विकेट्स गिरती हैं तो वो सहारा देते हैं रफी बुपारा के साथ और इस तरह के प्लेयर्स के साथ। तो एक तरह से उनको स्टेबिलिटी देते हैं। एक क्वेश्चन मार्क रहेगा फ़खर ज़मान के ऊपर, उनकी अब आगे से क्या उनकी फ्यूचर रहता है। इसलिए ये एक उनके लिए भी पॉइंट टू प्रूफ करने का जगह है कि आया वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करवा सकते हैं अपनी करें। हालांकि मेरे ख्याल से बेहतरीन प्लेयर हैं, अंडर यूटिलाइज्ड हैं, उन्होंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान के लिए अच्छे स्कोर किए हुए हैं, लेकिन समहाउ वो एक्सपोज हो गए हैं बहुत बुरी तरह और वो अपने आप को कवर अप नहीं कर पा रहे, अपनी जो वीकनेसेस को नहीं कर रहे। तो बड़ी बैलेंस साइट है मेरे लिए, लेकिन ऑन द डे पेपर के ऊपर तो अच्छी लगती है, लेकिन ऑन द डे किस तरह परफॉर्म करते हैं ये सब डिपेंड करता है कि उस दिन उनके प्लेयर्स किस तरह चलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी स्टेबल इनकी टीम है और वन ऑफ द एक फेवरेट होगी इस पीएसएल सीजन को जीतने के लिए। बहुत शुक्रिया मुतार। नाज़रीन, हम चलते हैं अरसलान के पास और पूछते हैं कि कराची की टीम कैसी है, और उसके बाद जो है हम एक असेसमेंट करेंगे बेस्ड ऑन ऑल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ऑल पीएसएल टीम्स के मुताल और अरसलान के मुताबिक कौन सी टीम जो है उनको लगता है कि वो ये पीएसएल जीत सकती है विद फुल पोटेंशियल। तो एक इसकी मतलब एक हम तुक्का ही मारेंगे बेसिकली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स, और उस पर बात करते हैं। अरसलान, कराची के बारे में बताएं, फिर हम इसको बात करते हैं कि कौन जीत सकता है ये टूर्नामेंट। जी बिलाल साहब, कराची की टीम, आप उसको अगर कहें, इसको एक वन लाइनर में अगर आप अपने इसका मवाजना करें तो वो समझ लें एक ऑलराउंडर पावर हाउस
उन्होंने एक बनाया है जिसमें जैसे कि इमाद हैं, फिर उसके बाद जो उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स लिए हैं, मोहम्मद नबी हो गए या नूर अहमद हो गए, ये भी ऑलराउंडर और बड़े अफेक्टिव और बड़े इन्फ्लुएंशियल ऑलराउंडर्स हैं जो खेल रहे हैं कराची के लिए। फिर उसके बाद शर्जील हैं, ऑब्वियसली टॉप ऑफ द ऑर्डर, बहुत क्लीन हिटिंग करते हैं और बहुत एग्रेसिव खेलते हैं, और एक उनका इम्पैक्ट रहता है जब तक वो होते हैं उसमें, जब पिच पे होते हैं, ही पोजेस अ रियल डेंजर दैट ही कैन टेक अवे द गेम फ्रॉम यू। फिर उसके बाद आगे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स में उनकी एक और सिलेक्शन है, डैन क्रिस्टियन। वो बहुत अच्छे T20 के प्लेयर हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर हैं, बहुत कंसिस्टेंट ऑलराउंडर हैं। नीचे बैटिंग करने जब आते हैं तो बहुत क्लीन हिटिंग करते हैं और बहुत डिपेंडेबल हैं इन टर्म्स ऑफ occupying the crease and keeping the runs flowing. So ये उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स का इम्पैक्ट या चॉइस मोरली टुवर्ड्स ऑलराउंडर्स रही है। स्पेशलिस्ट उन्होंने किसी एक खास कैटेगरी में किसी उसको नहीं लिया, ऑब्वियसली उनकी यूटिलिटी को उन्होंने हर तरह से देखा है इंटरनेशनल प्लेयर्स की, और ज्यादा ऑलराउंडर्स को लिया है। फिर उसके बाद इमाद की प्रेजेंस इटसेल्फ ये प्रूव करती है कि इसमें ऑलराउंडर्स के जो इन्फ्लुएंस है गेम पे वो काफी हैवी रहेगा। फिर उसके साथ साथ जैसे कि मुताल ने आगे कहा था कि ऑलराउंडर्स के साथ साथ बहुत जरूरी होता है कि आपके पास एक डिपेंडेबल स्पेशलिस्ट प्लेयर्स भी बीच में मौजूद रहें, जो एक्चुअल गेम है उसको लेके चलें। तो बैटिंग में आई थिंक बाबर से बेहतर इस वक्त कोई है नहीं, और बाबर की मौजूदगी बैटिंग लाइनअप में जो है आपको बैटिंग में वो स्टेबिलिटी देती है जो जो आपको रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ हैविंग द क्रीज ऑक्यूपाइड, और विकेटें जो है विकेट बचा के खेलने वाला गेम अगर आप इसको कहें, जो T20 में अमूमन कम ही होता है, मगर ज़रूरत पड़ने पे वो उसके लिए मौजूद है। फिर कॉलिन इंग्रम है जो बहुत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत कंसिस्टेंटली बहुत क्लीन हिटिंग करते हुए आए हैं, तो कॉलिन भी अच्छा इन्फ्लुएंस होगा उनका भी। फिर चैडविक वॉल्टन है, विकेट कीपर हैं, बहुत तेज खेलते हैं, बहुत इम्पैक्ट प्लेयर हैं, नीचे आते हैं बैटिंग ऑर्डर में और जिस तरह की ज़रूरत हो उस हिसाब से अपने गेम को जो है वो लेके चलते हैं। स्ट्राइक रोटेशन हो या हिटिंग क्लीन हिटिंग रिक्वायर्ड हो तो वो अपने गेम को अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। फिर उसके बाद बॉलिंग में जैसे कि वसीम अकरम उनको बॉलिंग में लीड कर रहे हैं, तो देखने में आया है कि अरशद इकबाल बहुत अच्छे बॉलिंग उनकी परफॉर्मेंस है, अपने रन अप का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइट से बॉल फेंक रहे हैं, अपनी हाइट को फुली यूटिलाइज करके फ्रॉम द मैक्सिमम ट्रेजेक्ट्री जो वो ले सकते हैं बॉल से वो ले रहे हैं अपने रन अप से, जो कि एक अच्छी बात है। और आई थिंक वो उनको पे ऑफ करेगा उनकी फिटनेस पे, और उस पे भी उनके लिए बेहतर रहेगा। जिस तरह से स्ट्रेन पड़ता है अगर आप लोअर इसकी डी बॉलिंग करें तो ऑब्वियसली आपके बैक और उसमें ज़्यादा जोर पड़ता है, मगर अगर आप अपनी हाइट यूज़ करें और हाइट से बॉल करें तो एफर्ट इज लॉट लेस। तो वो देखा गया है उनके रन अप में कि वो इस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑब्वियसली वसीम अकरम ऑब्वियसली लुकिंग एट दैट। फिर उनके पास एक और बॉलर है जिनका नाम, जो स्किडी बॉलिंग करते हैं मोर लाइक हसन अली टाइप, उनका नाम वकास मकसूद, तो वो भी अच्छे बॉलर हैं, स्किट करते हैं। क्विक उनका एक सरप्राइज पैकेज होता है, बॉल का पेस थोड़ी सी ऊपर नीचे करते हैं, तो वो अच्छा इम्पैक्ट होगा बॉलिंग में। फिर उसके बाद आमिर यामीन है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है PSL लिहाज से और काफ़ी कंसिस्टेंट भी रहे। फिर नेवरदलेस एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात हो जैसे हम करते रहे, तो फिर मोहम्मद आमिर से आई थिंक बेटर कोई नहीं है इन एक्सपीरियंस कि किस तरह से कंटेन करना है, किस तरह से पेनिट्रेशन करनी है बैटिंग लाइनअप को। तो आई थिंक आमिर उसको उनके बॉलिंग लाइनअप को बहुत मजबूत करते हैं। तो कराची किंग इज अ वेल बैलेंस्ड साइड with brains and ability। तो होपफुली ये चीज जो है वो अगर ऑन पेपर जैसे कि मुताल ने कहा कि अच्छा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस किस तरफ से हो रही है।
लेकिन इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट जो क्रिकेटिंग के सारे वो हैं, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर, ऐसे उसमें ऑन पेपर कराची ने सारे एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से कवर किया हुआ है। और इनमें से कोई भी एस्पेक्ट जो है वो उनके लिए एज अ रेस्क्यू या एज अ मैच विनिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो इस हिसाब से बहुत अच्छी टीम है इन टर्म्स ऑफ कवरिंग दी ऑल ऑल क्राइटेरियाज। फिर उसके साथ साथ सलमान इकबाल है, उनका ऑब्वियसली एक इन्फ्लुएंस है, एक उनकी रीच है। वो जिस तरह से जो जो प्रोवाइड कर सकते हैं एज एन ओनर, जो फैसिलिटीज या जो जो एवेन्यूज फॉर देयर प्लेयर्स टू स्टे इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड एंड ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ योर प्लेयर्स, वो जिस तरह से माहौल दे सकते हैं, वो हम सबको पता है। जिस तरह से कंसिस्टेंसी रही है बड़े प्लेयर्स के साथ उनकी, इमाद की या बाबर की, तो वो चीज़ एक वो भी पॉजिटिव है इसमें। फिर उनके साथ कोचिंग में वो हर्षल गिब्स को लेके आए हैं, और हर्षल गिब्स इटसेल्फ बड़े एग्रेसिव प्लेयर रहे हैं अपने टाइम पे, वेरएज मुल्तान के जैसे कोच हैं तो वो एंडी फ्लावर है, ऑब्वियसली जब वो क्रिकेट खेल रहे थे क्या टाइम था। बट पेशावर ज़िल्मी और कराची में ये एक सिमिलैरिटी है, एग्जैक्ट सिमिलैरिटी तो नहीं है, बट इन टर्म्स के हर्षल गिब्स ने भी एग्रेसिव क्रिकेट खेली है सारी जिंदगी, उनकी अप्रोच एग्रेसिव रही है। ही इज बीन ही इज द वन हु टेक द गेम टू द ऑपोजिशन, ये उनकी अप्रोच हमेशा हर्षल गिब्स की रही है। तो ऑब्वियसली वो कोचिंग में वो भी रिफ्लेक्ट होगी। तो ये एक फाइटिंग और एक एग्रेशन जो आ सकता है टीम के अंदर, एक एक ओवरऑल जो लाहौर कलंदर्स में अभी देखा जाता है। ये लाहौर कलंदर्स अपने अपने डाउनफॉल से और अपने हार्ड टाइम से जिस तरह से टीम जुड़ के रही है, वो आई थिंक इज पेइंग ऑफ सिंस द एंड ऑफ लास्ट सीजन के। वो जो है वो लड़के जिन्होंने वो सारी ह्यूमिलिएशन और वो सब साथ लिया था, दे आर एंजॉयिंग द गुड टाइम्स एंड हैविंग अ पार्टी टुगेदर एज वेल। अच्छे टाइम पे जब टीम एक राइज पे जा रही है, तो वो वाली चीज जो उनके हालात की वजह से उनके अंदर आ रही है, आई थिंक हर्षल गिब्स वुड ब्रिंग इट दैट एग्रेशन और दैट positiveness from his coaching aspect. So I think Karachi King would be a very tough team to beat, a very tough team to contest with. बहुत शुक्रिया अरसलान। अच्छा अरसलान, बताइएगा कि आपने इन 6 टीमों का जो है तबसरा खुद किया भी और सुना भी। इसमें जो है वो आप क्या समझते हैं कि कौन सी टीम आपकी मोस्ट जो है वो आपको लगता है कि लाइक्लीहुड है कि जो है वो टूर्नामेंट को विन कर सकती है? लाइक्लीहुड, या आप वो पूछ रहे हैं कि मैं चाहता किसको कि नहीं, लाइक्लीहुड क्या है कि आपको क्या लगता है? लाइक्लीहुड, जी। आई थिंक लाइक्लीहुड इज ऑफ लाहौर कलंदर्स। और आप चाहते किस टीम को है कि जीते? मैं मुल्तान सुल्तान। अच्छा, और आप खुद कराची के हैं और सपोर्ट मुल्तान सुल्तान को कर रहे हैं, ये बड़ा डिफरेंट है। वो मेरी दुआ है कि मुल्तान सुल्तान आज जितना पॉसिबल हो वो स्क्रीन पे रहे, तो जितना पॉसिबल हो सके कि हम अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स में शाहिद आफरीदी जो है उनको देखने की ज्यादा से ज्यादा मेरी वो है कोशिश है कि उनकी ज्यादा से ज्यादा इनिंग्स देखी जा सके। तो इसलिए मैं आई होप कि मुल्तान सुल्तान फाइनल्स तक जाए, ताकि फाइनल्स तक शाहिद आफरीदी की क्रिकेट देखने को मिले। अल्लाह करे कि हम शाहिद अफरीदी को पिच पे ज्यादा देर देख सकें, ये तो हम सबकी ख्वाहिश होती है। जी तो बिल्कुल। मुताबिक बस आपका क्या ख्याल है कि कौन सी टीम आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट को जीतने की कैपेसिटी में है? जी, असल में तो ये बात ये है कि मेरे ख्याल से लाहौर कराची ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग टीम है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। तो अगर आप पेपर की बात करें तो ये दोनों ही मुझे लगते हैं कि फाइनल खेलने वाले होंगे। लेकिन ये लॉन्ग टूर्नामेंट है, इसमें काफ़ी मैचेस खेलने होते हैं। बड़े नाम शायद हों ऑन सम डे वो आपको मैच जितवा दें, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़रूरी है, और इसका मतलब ये है कि आपके सारे परफॉर्म करने होने चाहिए। तो क्योंकि मैं इस्लामाबाद से हूँ, आई विल सपोर्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन मेरा ख्याल है कि लाहौर और कराची जो है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होंगी इस टूर्नामेंट के लिए। लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पीएसएल करवाने का मकसद बेसिकली छोटी टीमों को ऊपर लेके आना है, जैसा मुल्तान सुल्तान है, कोयटा ग्लैडिएटर्स है, जो अंडररेटेड एरियाज हैं पाकिस्तान को, उनको ऊपर लेके आना है। तो अगर उनकी टीम्स परफॉर्म करेंगी, ऑब्वियसली उनकी मीडिया प्रेजेंस और उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी।
तो और मेरी जो पर्सनल चॉइस होगी वो ये होगी कि पाकिस्तान के जो लोकल प्लेयर्स हैं वो मुझे परफॉर्म करते हुए नजर आए, जो यंग प्लेयर्स हैं। अगर वो, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है या मैंने जो देखी है पीएसएल, उसमें ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के जो यंग बैट्समैन हैं वो इतने परफॉर्म नहीं कर पाए। हमें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स वहां से नहीं मिले। मैं बात कर रहा हूँ कि शायद हमें हमारे कप्तान जैसे प्लेयर मिल जाएं, उस तरह के प्लेयर्स हमें पीएसएल के अरीना से अभी तक नहीं मिले। तो अगर ये चीज हो तो मेरे ख्याल ये पीएससीबी और पाकिस्तान के लिए सक्सेस होगी। बहुत शुक्रिया अरसलान और अब्दुल मुताल आपका आज पीएसएल पे बात करने का। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अस्सलाम वालेकुम।